नमस्कार, न्यूज विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो पिछले 4-5 महीने से झारखंड की राजनीति में एक तरह से खलबली मचाए हुए है। और ये खलबली तब चरम पर हो जाती है जब वो संस्थान जो बाहुबली ईडी के नाम से चर्चित हुआ है अब झारखंड में, बाहुबली ईडी का ये तीसरा अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर जाता है। और मंगलवार को जिस तरह से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और इसके बाद से बुधवार से जो राजनीति चरम पर आई हुई है झारखंड की, खास करके सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा जो आपात बैठक बुलाई जाती है मुख्यमंत्री आवास पर, और उसके बाद से जिस तरह से सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा खुले रूप से यह कहा जाता है कि अब वो खुलकर ईडी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और यहां तक कि राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और यह भी कहा गया कि वे सदन से लेकर सड़क तक इस आंदोलन को छेड़ेंगे। आखिर इस खलबली के पीछे वजह क्या है? क्यों इस तरह की बातें आई? जैसा कि पहले लिफाफा की बातें होती थी, लिफाफा बंद है, बाद में राज्यपाल ने ही कहा ऐसा चिपका है, खुल ही नहीं रहा है, और उसके बाद फिर राज्यपाल का ही बयान आता है कि वो दूसरा मंतव्य मांग रहे हैं इस मामले पर चुनाव आयोग से। तो जाहिर है इसके बाद से ही झारखंड की राजनीति में खलबली मची हुई थी। लेकिन मंगलवार के रात के बाद से जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, नया रूप देखने को मिल रहा है राजनीति का, और उस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक शंभुनाथ चौधरी जी। शंभू जी, ये 4-5 महीने से लगातार ईडी का जो चल रहा है झारखंड में, चाहे वो पंकज मिश्रा के खिलाफ हो या फिर पूजा सिंघल के खिलाफ हो, और अन्य जो खनन घोटाला हो, मनरेगा घोटाला से शुरुआत हुई, खनन घोटाला पर आया, अब वो ईडी सीधे सम्मन करती है मुख्यमंत्री को। और इसके बाद से जो राजनीतिक रूप से देखा जाए झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन खास करके जिस तरह से एग्रेसिव हो चुकी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की थी, पहले मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उनके जो करीबी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। पंकज मिश्रा बरहेट विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि होते हैं मुख्यमंत्री के। प्रेम प्रकाश सिर्फ हेमंत सोरेन के कार्यकाल की नहीं, लंबे समय से वो सत्ता के गलियारे का एक महत्वपूर्ण किरदार रहा है। हाँ, किरदार रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई हुई, और धीरे धीरे जब ये कार्रवाई हो रही थी, सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को भी ईडी ने पूछताछ के लिए 2 दिनों तक बुलाया था। तो इनसे पूछताछ के आधार पे, इसके अलावा एक और प्रकरण में दूसरा जो मामला है, उसमें अमित अग्रवाल नामक एक कारोबारी की जो कोलकाता से गिरफ्तारी हुई, वो भी मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। तो इन तमाम लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये बात तय मानी जा रही थी कि ईडी की कार्रवाई का अगला निशाना जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। इस बात की आशंका सत्ताधारी गठबंधन को भी थी, मुख्यमंत्री को भी थी। यही वजह है कि जैसे ही समन की खबर फिजा में फैली, ऐसे ही सत्ता पक्ष ने अपने तमाम कार्यक्रमों को घोषित कर दिया गया। मतलब ये पूर्व नियोजित था। सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास था कि ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर सकती है या उनको पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। और बिल्कुल आप देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस तरीके से कार्रवाई की समन भेजे जाने की खबर बुधवार सुबह जैसे ही पूरे राज्य में पसरी, ऐसे ही जेएमएम ने अपने विरोध कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। आनंद फानन बैठक बुला ली गई, विधानसभा के विशेष सत्र को आहूत कर लिया गया, या आहूत करने का निर्णय ले लिया गया। जाहिर है ये तमाम रणनीति जो है वो सत्ता पक्ष ने पहले से तैयार करके रखी थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ईडी का जो समन है उस पे मुख्यमंत्री किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आज 11:30 बजे उन्हें हाजिर होना था। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने ईडी के उस समन का क्या जवाब दिया है। संभव है कि उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से या किसी कानूनी माध्यम से कोई ना कोई संदेश ईडी तक जरूर पहुंचाया हुआ होगा। और आज का जो कार्यक्रम है वो ये है कि मुख्यमंत्री को रायपुर में एक आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेना है। 2-3 सवाल इस बीच तैर रहा था कि ईडी के समन के बाद से जिस तरह से
सत्ताधारी गठबंधन की बैठक का होना, सभी विधायकों को कॉल करना, सभी गठबंधन के सहयोगी बड़े नेताओं को कॉल करना, सीएम आवास में 3-3.5 घंटे तक मंथन होना, और इससे पहले एक दिन पहले बाबूलाल मरांडी का दिल्ली जाना। तो ये इस कनेक्शन को किस रूप में देख रहे हैं? इधर सत्ताधारी गठबंधन भी अपनी चाल चल रहा है और भाजपा के नेता को दिल्ली कॉल कर लिया जाता है। हाँ, नहीं देखिए, ये इसीलिए तो विपक्ष को ये आरोप लगाने का मौका मिल, विपक्ष का मायने ये है कि मैं अगर केंद्र की बात करूं कि विपक्षी जो पार्टियां हैं, केंद्र मतलब भाजपा के विरोध में जो पार्टियां हैं, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी, इसलिए ये आरोप लगता रहा है हमेशा कि ईडी जैसी एजेंसियां जो हैं वो सरकार के इशारे पे काम करती हैं। और ये कार्रवाई जो है, इस बीच बाबूलाल मरांडी का दिल्ली जाना, राजनीतिक व्यक्ति हैं, जाते आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार जाने से इसी संबंध से जुड़ा। लेकिन जब आप ये चीजें लगती हैं कि कई बार प्रत्याशित तौर पे हो रही हैं कि सारी चीजें, ये आम आदमी को अभी एहसास होता है। अगर आप गहराई से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सारी चीजें जो है स्क्रिप्टेड तरीके से चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ओर से जो बयान आते हैं या बीजेपी की ओर से जो एक्शन हो रहा है, उसी पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराता हूं। कल बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया है, वृंदावन में संभवतः वो थे, कल दर्शन करने गए थे, और वहां से ट्वीट किया है उन्होंने कि अब चक्र चलेगा, पाप का घड़ा भर गया है। जी, तो यही तो आरोप लगता है। जेएमएम और जो झारखंड की सत्ताधारी गठबंधन है, यूपीए है, वो ये आरोप लगाता है कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी, ये कई बार प्रवक्ता की तरह जो है वो ईडी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। ईडी की कार्रवाई की अग्रिम सूचना जो है इनके ट्विटर हैंडल पर कई बार मिल जाती है, और इस वजह से ये कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा होता है। मैं ईडी पे, ये हम लोगों का काम भी नहीं है कि हम लोग ईडी पे सवाल उठाएं या किसी ये पे उठाएं, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष की बात जब मैं कर रहा हूं तो केंद्र के विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, तो विपक्ष के पास ये मौका होता है, ये अवसर मुहैया हो जाता है कि वो ऐसी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर सके। और ये लेकिन लोकतंत्र के सेहत के लिए ये अच्छी बात नहीं। वही सवाल मैं करने जा रहा था कि आप ईडी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ईडी एक जांच एजेंसी है, चलिए उसके खिलाफ बात करते समझ में आती है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख प्रदेश के हैं, राज्यपाल हैं, राज्यपाल के खिलाफ जिस तरह से लगातार बयान आ रही है, इवन कि मुख्यमंत्री तक की बयान आ गई है राज्यपाल के खिलाफ, तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं हो रही है इस तरह की बातें? नहीं, ये केवल मैं एक तरफा ये नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री की ओर से बयान आ रहा है। राज्यपाल का भी जो एक्ट रहा है, राज्यपाल ने भी जिस तरीके से 3 बयान जो आए, तो वो उस पर भी सवाल उठे। आप राज्यपाल जिस गरिमा पर पद को धारण करते हैं, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति से हमेशा गंभीर बात की अपेक्षा की जाती है। और जब वो कहते हैं कि वो सवाल को किसी और दूसरे तरीके से भी टाल सकते थे, लेकिन जब वो कहते हैं कि लिफाफा चिपका हुआ है तेजी से, इतना मजबूती से कि वो खुल नहीं रहा है, जब वो कहते हैं कि एक आध एटम बम फट सकता है, तो लगता है कि राज्यपाल जो एक गैर राजनीतिक पद माना जाता है, भले ही उस पर राजनीतिक शख्सियत विराजमान होती है उस पद पे, लेकिन जब राज्यपाल का इस तरीके का बयान आता है कि एक आध एटम बम फट सकता है, तो लगता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई सक्रिय राजनीति वाला व्यक्ति जो है इस तरीके का बयान दे रहा है। जाहिर है कि जो लोग सक्रिय राजनीति में है, ऐसे में चुप नहीं बैठेंगे और इसकी प्रतिक्रिया होनी भी बहुत स्वाभाविक है। तो सीएम राज्यपाल के खिलाफ बोल रहे हैं, राज्यपाल का बयान कुछ आ रहा है, तो ये पूरा ही प्रकरण जो है वो ये बहुत स्वस्थकर नहीं लगता है लोकतांत्रिक माहौल में। ये जरूर है कि राज्यपाल की जो गरिमा है उसका भी पालन होना चाहिए, और उस पद की जो मर्यादा है, पार्टियों को भी उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, दोनों पक्षों में। अभी कल की एक घटना है, जैसा कि हम लोग के वेब में खबर भी चला, सबसे पहले हम लोगों ने चलाया कि मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे, ईडी के समन पर ऑफिस नहीं जाएंगे, उनका 15 दिनों का कार्यक्रम तय हो गया है। 3 साल लगभग होने जा रहे हैं हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने हुए, और 3 साल के दरमियान आईपीआरडी के द्वारा एक बार भी उनके शेड्यूल को मीडिया में नहीं भेजा गया, मीडिया को नहीं सूचित किया गया। मुख्यमंत्री का शेड्यूल प्रतिदिन बनता है, लेकिन वो शेड्यूल कभी भी मीडिया को पहले आते रहता था, चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, मधु कोड़ा तक की सरकार में आती रहती थी, लेकिन इस सरकार में एक बार भी शेड्यूल नहीं आया।
अचानक से मुख्यमंत्री का शेड्यूल गिरना और उस शेड्यूल में ये लिख के देना कि विधानसभा का सत्र 11 नवंबर को बुलाया जा रहा है और उसमें स्थानीयता नीति और आरक्षण पर चर्चा होगी। नहीं, ये बात सही है कि देखिए विधानसभा के विशेष सत्र को आहूत करने की जो घोषणा है, ये कैबिनेट को राइट है या ये बयान जो है संसदीय कार्य मंत्री दे सकते हैं, सीएम दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये बयान जब पीआरडी सेल की ओर से आए, उस पे किसी का नाम नहीं हो, तो ये सवाल स्वाभाविक तौर पे उठता है कि भाई इतना बड़ा निर्णय, सरकार का इतना बड़ा निर्णय है, उसके सूचना का माध्यम क्या है। दूसरी बात कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये पूर्व नियोजित जैसा था और सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखो ईडी तुमने समन भेजा है, लेकिन हमारा रुख और रवैया ये है, हमारा रुख और रवैया ये है कि सीएम अगले 15 नवंबर तक व्यस्त हैं और इस दौरान आपको कोई समय नहीं देने जा रहे हैं। इस बात पे भी सवाल उठा रहा है सत्ताधारी गठबंधन कि क्या ईडी को इस तरीके से सीएम को समन भेजने का अधिकार है या नहीं। कल जैसा कि सत्ताधारी गठबंधन के बैठक के बाद नेताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि भाई सीएम से आपको पूछताछ करनी है तो उसकी भी एक गरिमा है। आप सीएम राज्य में राज्य का कार्यकारी प्रमुख है और उसके हिसाब से भी, सहूलियत से भी वक्त तय किया जाना चाहिए। 3 तारीख जो है मंगलवार को समन जारी होता है, बुधवार। ये जाहिर सी बात है कि सीएम है, उनके अपने भी कार्यक्रम तय हो सकते हैं और इतने शॉर्ट नोटिस में सीएम का आना या हाजिर होना ये एक अलग तर्क का विषय, हानि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अलग तर्क का विषय है। हो सकता है सीएम समय मांग सकते हैं, उनके पास अधिकार भी है और ये प्रक्रिया भी है कि ईडी 3 बार समन भेज सकती है और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हो सकती है। लेकिन ये संकेत दे दिया है सरकार ने शेड्यूल जारी करके कि हम 15 नवंबर तक तो कतई आपके समन की परवाह नहीं करने जा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम पहले से तरह, तो बिल्कुल पूर्व नियोजित तरह से। और सीएम के शेड्यूल जारी करने का मकसद ही ये जवाब देना था, प्रकारांतर से ये जवाब देना था, दूसरे तरीके से ये जवाब देना था कि हम इस कार्रवाई का, इस समन का विरोध करते हैं और आसानी से ईडी जो चाहता है वो आसानी से उसकी भी मंशा पूरी। दो चीज सामने आ रही है अभी इस प्रकरण में। 1932 आधारित खतियान और प्लस ओबीसी को 27% आरक्षण, 2 विधेयक, 1 दिन सदन का विशेष सत्र। अब तक जो मेरे पास जानकारी है, इन विधेयकों का कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। विधेयक को पहले कैबिनेट से अप्रूव होना पड़ता है। कैबिनेट की बैठक 10 नवंबर को रखी गई है। 10 नवंबर को कैबिनेट 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद वो विधानसभा जाएगा, विधानसभा को भेजा जाएगा उस विधेयक को और 11 तारीख को उस पर सदन में चर्चा होनी है। जबकि नियम ये कहता है कि किसी भी विधेयक को 1 सप्ताह पहले विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। देखिए विशेष सत्र तो यही है कि आपात स्थिति में विशेष सत्र बुलाया जाता है कि इतना आवश्यक कार्य आ गया हो, इतना आवश्यक विधायी कार्य आ गया हो सरकार के सामने कि उसे तुरंत पारित कराना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर है कि ये एक सप्ताह पहले जो सामान्य प्रैक्टिस है कि किसी विधेयक पे चर्चा के लिए, किसी विधेयक पे विचार विमर्श के लिए विधायकों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि कैबिनेट ये पॉलिसी ला रही है, सरकार ये पॉलिसी लाएगी, इसकी घोषणा जो है कुछ समय पहले, लगभग मुझे लगता है कि आज 20-25 दिन पहले ही कैबिनेट में इस बात की घोषणा हो गई थी और ये हथियार उसी समय के लिए, इसी का जवाब देने के लिए हथियार तैयार रखा गया था। अब है कि विधेयक जो है, ये विधेयक सेकेंडरी है। देखिए विधेयक, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उसमें यह है कि विधेयक पारित होने के बाद केंद्र की विशेष समिति को भेजा जाएगा और वहां से जब हरी झंडी मिलेगी तब यह अधिसूचित होगा। जाहिर है कि विधेयक सिर्फ यहां से पारित होने के बाद कानून की शक्ल नहीं लेने जा रहा है, लेकिन सरकार इसके जरिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जो है वो देना चाहती है अपने समर्थकों को। यहाँ पर भी एक चीज आई थी बीच में, सरजू राय जी का एक बयान आया हुआ था, मैंने उसे पढ़ा था कि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण, इन दोनों मुद्दे को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे विधानसभा से पारित कराकर और उसके बाद उसको 9A संविधान के 9A में लाया जाएगा। बिल्कुल सभी को ये पता है कि 9A में जो बातें जो जाती है उसको कोर्ट में क्लेम नहीं किया जा सकता है, कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन एक
सरजू राय जी का जैसा स्टेटमेंट था उसमें था कि, और मैंने भी कई जगह देखा था इस चीज को, कि उसमें साफ तौर पर यह दिया हुआ है कि 9A में अब उन्हीं विषयों को लिया जाएगा जिसकी पहले सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी है, वो उसकी कानूनी समीक्षा कर, वैलिडिटी की समीक्षा कर लेगी, तब वो 9A में जाएगा। तो आखिर इसमें जो ये चाल सरकार की तरफ से है कि मैंने तो कर दिया, केंद्र नहीं कर रहा है, जाहिर तौर पर ये पॉलिटिकल मूव है। ये मूव जो है वो पॉलिटिकल है। अगर सरकार को स्थानीयता नीति पे सरकार की नीयत साफ होती और उसे रहता कि नहीं हम 1932 के खतियान के आधार पे ही लागू करके चलेंगे, तो इसके मौके और भी थे, तमाम मौके थे। यही मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा में कह चुके हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर अगर कोई डोमिसाइल पॉलिसी बनी तो वो खारिज हो जाएगी, कोर्ट में खारिज हो जाएगी। इन्हीं मुख्यमंत्री का बयान है। और जैसे ही संकट आया, राजनीतिक संकट पैदा हुआ, चूंकि ये इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये जानते हैं लोग कि हम 1932 के खतियान की बात करेंगे तो राज्य की एक बड़ी आबादी है जो इसके पक्ष में खड़ी होगी। तो जनता इन बारीकियों को, इन तकनीकी पक्षों को नहीं समझती है। इस बात का की जानकारी सब सारे लोगों को है, इस बात की जानकारी राजनेताओं को है, चतुर राजनेताओं को है। जाहिर है कि ये पॉलिटिकल मूव है, ये पॉलिसी लागू नहीं होने जा रही है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत आसानी से नहीं है, सरकार भी जानती है। लेकिन क्या है कि इसके नाम पे दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो मतलब अगर इस पूरे प्रकरण को अगर हम लोगों को देखा जाए तो ये वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति और सिर्फ राजनीति, जनता को झुंझुना, यही तो मान रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जनता सबसे पहले ये सत्ता के इर्द गिर्द जितनी भी कवायद चल रही है, तमाम खेल जो है वो सत्ता के लिए है, सत्ता में बने रहने के लिए है या सत्ता की छीना झपटी के लिए है। विपक्ष की ओर से जो चल रहा है तो सत्ता से दूसरे पक्ष को बेदखल करने का, और जो लोग सत्ता में है उनकी कोशिश ये है कि सत्ता बरकरार रहे। हम तो ये आप इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे प्रकरण को एक पॉलिटिकल मूव की तरह देख सकते हैं। चाहे तो वो ईडी की कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई भी जरूर तथ्यों के आधार पर है। एक संवैधानिक संस्था है, वो बिल्कुल हवा में तीर नहीं चलाएगी। एक जांच एजेंसी है जो बिल्कुल हवा में तीर नहीं चलाएगी, उसके पास तथ्य भी है। सवाल है कार्रवाई की टाइमिंग पे, सवाल है कार्रवाई के तौर तरीकों पे, सवाल है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसकी सूचना भाजपा के नेताओं तक पहले कैसे पहुंच रही है। सवाल यह है कि ईडी की टाइमिंग और भाजपा के नेताओं के बयानों की टाइमिंग जो है वो कैसे मैच कर रही है। कार्रवाई से किसी को ऐतराज नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं है ऐतराज तो है, नहीं होनी चाहिए, ये बात आप नहीं कर सकते हैं। तो ईडी की कार्रवाई हो या उसके प्रतिक्रिया में जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो आंदोलन की धमकी दी जा रही है, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, इन तमाम चीजों को आप एक पॉलिटिकल मूव की तरह देखना चाहिए। और इससे जनता का कोई सरोकार है मुझे नहीं लगता। चाहे विधानसभा का विशेष सत्र बुला लें या फिर कोई और दूसरी कवायद कर लें, कोई बिल पारित कर दें, इन तमाम चीजों का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी राजनीतिक पकड़, राजनीतिक जमीन को जो है वो मजबूत रखा जाए। भले ही लगातार 4-5 महीने से जो राजनीतिक उथल पुथल झारखंड में देखने को मिल रही है, उसमें एक ही चीज केंद्र में आता है, जैसा कि शंभू जी ने बताया, मुझे सत्ता चाहिए, हर हाल में सत्ता चाहिए। और हर हाल में सत्ता को लेने के लिए चाहे वो पक्ष के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं, केंद्र सरकार की पक्ष की बात जैसा इन्होंने भी कहा, तो वो चाहते हैं कि उनके हाथ से सत्ता यहाँ की ना जाए, झारखंड की ना जाए। जाहिर है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दूसरा मंतव्य जो राज्यपाल ने मांगा है निर्वाचन आयोग से, उसमें उनके पास क्या आता है। जो सूचना मिल रही है 15 नवंबर तक दूसरा मंतव्य आ जाएगा। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये कहना अभी कठिन है, लेकिन ये सूचनाएं इस तरह से छनकर सामने आ रही है कि 15 नवंबर तक वो मंतव्य भी आ जाएगा। और 15 नवंबर इसलिए भी कहा जा रहा है कि 15 नवंबर के दरमियान जो ईडी 3 मर्तबा सम्मन करने के बाद स्वतंत्र हो जाएगी फिर अपनी कार्रवाई के लिए, तो वो इस दरमियान ही वो पूरा कर ले। और भी एक चीजें जो सामने आ रही है कि धीरे धीरे करके समय लिया जा रहा है ताकि जो भी कार्रवाई हो, जो भी फैसला हो, उसका दूरगामी परिणाम देखने को मिले। ये दूरगामी परिणाम क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए न्यूज विंग के साथ और देखते रहिए न्यूज विंग। बहुत बहुत धन्यवाद। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे,
फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction।